हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। और जैसा कि मैंने इसका फर्स्ट वीडियो जो आप लोगों को दिया था, जिसमें मैंने बताया कि स्पेशली सीटेट की जो तैयारी होगी, यानी सीटेट या और टेट दोनों की, क्योंकि सीटेट की अगर आप तैयारी करते हैं तो टेट की भी तैयारी दोनों एक ही होता है। तो आज हम लोग पेडागोजी का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ठीक है, मतलब कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का अर्थ हुआ विकास की अवधारणा। डेवलपमेंट मतलब होता है विकास और कंसेप्ट मतलब होता है अवधारणा, जिसको अपने भाषा में हम लोग सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं, नियम कहते हैं। एंड यानी और इट्स मतलब इसका अधिगम से संबंध। अधिगम से संबंध का अर्थ हुआ कि रिलेशनशिप यानी संबंध, विथ से लर्निंग। लर्निंग मतलब होता है सीखना, और सीखना का शुद्ध हिंदी होता है अधिगम। तो कहीं भी अगर अधिगम आए तो समझ जाइए कि वहाँ पे बात हो रही है सीखने की, और अवधारणा की बात आए तो समझ जाइएगा सिद्धांत की बात हो रही है। क्योंकि पेडागोजी में सबसे टफ क्या होता है ना, सबको टफ क्या लगता है कि इसका लैंग्वेज समझ में नहीं आता है कि कहा क्या रहा है। ठीक है, तो इसका आप लोग टेंशन बिल्कुल मत रखिएगा, जहां भी ऐसे वर्ड आएंगे मैं उसका अर्थ आपको बताते चलूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका स्टार्टिंग से लेकर अंतिम तक वीडियो मैंने पहले वीडियो में ही बोला है, सिलेबस जिसमें मैंने बताया कि वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन यूजफुल होगा। मतलब देखने के बाद फिर से आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विकास क्या है। विकास क्या है इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक का स्टार्टिंग होता है विकास शब्द से। सबसे पहले जानना जरूरी है कि विकास क्या है, फिर जानेंगे कि अधिगम क्या है। इन दोनों चीज़ को समझने के बाद ही मतलब और कुछ पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो विकास जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, तो विकास की अगर डिफिनीशन देना हो तो आप कहेंगे कि गर्भाधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया विकास कहलाती है। मतलब कि गर्भधारण का अर्थ हुआ कि जब एक शिशु अपनी माँ के पेट में मतलब अपना जीवन स्टार्ट करता है, ठीक है ना, उस समय से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक। मृत्यु पर्यंत हुआ मतलब कि मरने तक, जब व्यक्ति मर जाता है उस समय तक चलने वाली जो प्रक्रिया है, हर एक प्रक्रिया विकास कहलाती है। अर्थात विकास जो है ये कभी रुकती नहीं है, ये चलती रहती है। इसे मापा नहीं जा सकता है बल्कि इसे केवल समझा या जांचा जा सकता है। आप विकास को माप नहीं सकते हैं कि किसने कितना विकास किया। हाँ, उसे आप समझ सकते हैं, आप उस पर चर्चा कर सकते हैं, उसको जांच सकते हैं, लेकिन आप उसे माप नहीं सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है और वो अपने जीवन में कितना विकास किया, क्या उसका मापन है? कोई मापन नहीं है। हाँ, ये होता है कि आदमी बोलता है कि हम बहुत विकास कर चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है, ये हो सकता है, लेकिन आप उसे माप नहीं सकते हैं। तो ये विकास का डिफिनीशन हो गया। अब है दूसरा प्रश्न हमारा कि विकास के अभिलक्षणों को लिखें। कि विकास के अभिलक्षण क्या है। अभिलक्षण का अर्थ होता है बाबू प्रॉपर्टीज, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर्टीज, और हिंदी में बोलते हैं इसे गुण, अपने भाषा में गुण या विशेषता। तो विकास की क्या विशेषता है, क्या गुण है? तो सबसे पहला जो अभिलक्षण है वो ये है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट का अर्थ हुआ कि कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पहले वो सामान्य होता है। सामान्य मतलब एक नॉर्मल इंसान होता है, और फिर वो विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विशिष्ट मतलब कि वो समाज में एक विशेष व्यक्ति बन जाता है। कब? जब वो विकास करता है तब। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपने आप में विकास करके आगे चल कर बहुत सारा पैसा कमाता है और समाज में उसकी इज्जत प्रतिष्ठा बन जाती है, तो वो उस समाज के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति बन जाता है, एक विशेष व्यक्ति बन जाता है। ठीक है ना। तो विकास जो होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बालकों में, या ऐसे भी हो सकता है कि बच्चों में विकास किस प्रकार होता है। तो देता है सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो हमेशा याद रखेंगे, हमेशा जो विकास होगा
वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। दूसरा है, जैसे देख सकते हैं कि विकास सरल से जटिल की ओर होता है। मतलब कोई भी बच्चा सबसे पहले सरल चीज सीखना सीखता है, चाहता है। सरल मतलब क्या होता है? आसान होता है। तो आसान चीजों को वो सीखना चाहता है, और फिर आसान चीजों को सीखने के बाद धीरे धीरे वो जटिल मतलब होता है कठिन, वो कठिन सवालों को सीखना चाहता है। हम भी अपने जीवन में यही करते हैं कि सबसे पहले कोई भी चीज़ तभी सीखना चाहते हैं जो हमारे लिए वो सरल लगे, आसान लगे। उससे क्या होता है कि उसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ते जाता है और धीरे धीरे हम सरल से जटिल की ओर बढ़ते जाते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि विकास जो होता है वो किस प्रकार होता है, तो सरल से जटिल की ओर, इसको याद रखिएगा। तीसरा है, विकास निरंतर होती रहती है। मतलब विकास कभी भी रुकता नहीं है। कुछ विकास तेजी से होते हैं और कुछ और दिखाई भी देते हैं। मतलब विकास तो कभी रुकता नहीं, तो वो निरंतर मतलब कंटिन्यू होता है। और कुछ विकास क्या होते हैं, वो तेजी से होते हैं और दिखाई भी देते हैं। जैसे कि पहला दांत निकलना। जैसे हर बच्चा में आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले एक दांत निकलता है, और ये प्रक्रिया जो होती है सारे बच्चों में होती है, और ये हमें दिखाई भी देता है। तो ये विकास तेजी से हुआ और दिखाई भी देता है। जबकि कुछ विकास आसानी से नहीं देखे जा सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे विकास बच्चों में होता है कि जिसे आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है ना? तो जैसे कि कोई बच्चा व्याकरण को समझ रहा है। अब मान लीजिए कि कोई छोटा सा बच्चा है 5 से 6 साल का, और वो व्याकरण को समझ रहा है, मतलब कि वो सीख रहा है। तो आप उसको कैसे देख सकते हैं? आप नहीं देख सकते। हाँ, उसके पास अगर आप बैठे हैं तो उसको समझ सकते हैं, उससे पूछ करके उसकी जानकारियों को समझ करके अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, इसमें विकास हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ विकास तेजी से होता है, दिखाई भी देता है, और कुछ विकास दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये विकास के अभिलक्षण हो गए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है वृद्धि और विकास में अंतर, कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। ठीक है, देखिए वृद्धि का अर्थ होता है ग्रोथ। मतलब दोनों का अगर बात देखा जाए तो दोनों का अगर पर्यायवाची शब्द आप निकाल दें तो लगभग एक ही होगा, अर्थ दोनों का एक ही होगा, लेकिन इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और विकास को कहते हैं अंग्रेजी में डेवलपमेंट, इसको ग्रोथ कहते हैं, इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। अब क्या है कि थोड़ा चलिए पहले आपको हम बता देते हैं वृद्धि और विकास में एक छोटा सा तरीका अंतर बताते हैं, आप लोग काफ़ी समझ जाएंगे। जैसे कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और एक निश्चित अवधि तक बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि उसकी लंबाई या उसका मोटाई या जो भी है वो जब तक जिंदा रहता है तब तक बढ़ता रहता है, वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाता है। तो वो वृद्धि होता है। ठीक है ना? और विकास जो है वो कभी नहीं रुकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आज आपके पास 100 रुपया है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आने वाले समय में आपके पास 100 रुपया ही होगा, उसमें विकास होगा। तो वो विकास जो है वो मरने के टाइम तक होता है, वो किसी निश्चित अवधि के लिए नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन वृद्धि कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है। जैसा कि सबसे पहले हम वृद्धि के बारे में जानेंगे और फिर विकास के बारे में। तो वृद्धि में एक नंबर है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई आदि के लिए होता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यहाँ पे एक शब्द है परिणात्मक। परिणात्मक मतलब होता है जिसको हम माप सकें, तौल सकें, उसको हम लोग कहते हैं परिणात्मक। जैसे कि आप लोग संज्ञा पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना कि परिमाणवाचक सॉरी सर्वनाम, परिमाणवाचक सर्वनाम, तो जिसको मापा या तौला जाए। ठीक है ना? तो बच्चे के बड़े होने के साथ, बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार में भी परिवर्तन होता है, उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, उसकी ऊंचाई में परिवर्तन होता है। तो अगर कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात किया जाएगा तो वो वृद्धि है, और ये निश्चित होता है क्योंकि किसी का भी आकार, लंबाई और ऊंचाई कहीं ना कहीं जाकर रुक ही जाता है, तो वो वृद्धि है। दूसरा है वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है तो कहेंगे हाँ, लेकिन विकास वृद्धि का चरण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विकास वृद्धि से बड़ा होता है, विकास कभी रुकता नहीं है और वृद्धि रुक जाता है। और वृद्धि का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, मतलब ये कहीं ना कहीं जाकर कंट्रोल हो जाता है, रुक जाता है। तीसरा है जैसे ही कोई बालक परिपक्व हो जाता है, परिपक्व मतलब होता है समझदार, मतलब 18 साल से ऊपर का हो जाता है, तो उसकी वृद्धि रुक जाती है। 18 साल के बाद आदमी क्या होता है, हाइट वाइट लगभग रुक जाता है, नहीं बढ़ता है।
अर्थात यह आजीवन नहीं चलती है। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो है वो अनंत काल तक चलने वाली नहीं है। चौथा टॉपिक है इसका कि किसी बालक में अगर शारीरिक वृद्धि हो रही है, शारीरिक वृद्धि में समझ रहे हैं, लंबाई चौड़ाई उसका बढ़ रहा है, तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि उसमें विकास भी हो रहा है। अगर आपका शरीर मोटा हो रहा है, आप लंबे हो रहे हैं, तो ये तो नहीं कि आप में विकास हो रहा है। विकास का अर्थ होता है कि जिससे आपके पास काफ़ी सामाजिक हर तरह से मतलब बहुत सारा संपत्ति हो जाए, वो विकास होता है। ये नहीं कि आप 3 क्विंटल के मोटे हो गए हैं और आप कहेंगे मेरे में विकास हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, आप में विकास नहीं, आप में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, वो वृद्धि है, विकास नहीं है। अब विकास क्या है तो देखिए, विकास शब्द का प्रयोग किसी बच्चे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार आदि के लिए भी होता है। मतलब विकास में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ व्यवहारिक कार्य क्षमता कि मतलब वो जो बच्चा है वो अपने जीवन में उसके पास कार्य करने की क्षमता कितनी है, वो कितना कार्य कर सकता है। व्यवहार में सुधार, वो अपने व्यवहार में कितना सुधार लाता है, ये सब उसके विकास कहलाएगा। दूसरा है कि विकास अपने आप में एक बड़ा अर्थ रखता है, जबकि वृद्धि एक छोटा सा भाग होता है। मतलब विकास जो होता है वो बड़ा होता है और वृद्धि उसके सामने छोटा होता है। विकास लगातार हमेशा होते रहता है, मतलब ये कभी रुकता नहीं है। चौथा है, यदि बालक परिपक्व भी हो जाए तो भी विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा वृद्धि में कि अगर कोई भी बालक परिपक्व हो जाए तो उसमें वृद्धि नहीं होती है, लेकिन विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। 5 नंबर है, बालक में विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी बालक है तो उसमें विकास के लिए वृद्धि की कोई आवश्यकता नहीं। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर कोई बच्चा है, उसका कद छोटा है या पतला है, कुछ भी है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें अगर वृद्धि नहीं हुई तो उसमें विकास नहीं होगा। वो विकास कर सकता है कि जैसा कि आज के टाइम में आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो IAS IPS बनते हैं और वो आँख से नेत्रहीन होते हैं, बहुत सारे लोग दिव्यांग होते हैं, तो वे लोग भी बनते हैं, उनके पास तो मतलब वृद्धि नहीं हुई पूरी, लेकिन फिर भी उनमें विकास बहुत अधिक हो सकता है। तो हम कभी नहीं कह सकते हैं कि बालक में विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ये समझ गए होंगे आप लोग वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो आराम से अब आप कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो बाबू सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक टॉपिक में, मैंने सिलेबस में बोला है कि हर एक टॉपिक पर मैं 2-2 वीडियो बनाऊंगा। कब? जब ये पूरा 23 मेरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा, 10 से 11 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से मैं हर टॉपिक पर 2-2 वीडियो दूंगा 30-30 क्वेश्चन का हर एक टॉपिक पर, ताकि आप लोग तैयार कर सकें। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मनीषियों ने, मनीषी मतलब होता है मनुष्य, यानी भारतीय मनुष्यों ने, यानी ये जो मनीषी की बात हो रही है पुराने प्राचीन काल की बात हो रही है, तो भारतीय मनुष्यों ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में विभाजित किया है। यानी कि जो प्राचीन काल में मानव थे उसने मानव की अवस्था को, मनुष्य की अवस्था को कितने भागों में विभाजित किया। विभाजित मतलब होता है बांटना, डिवाइड करना। तो उन्होंने 7 भागों में बांटा। कितने भागों में? 7 भागों में। अब पहला जो भाग है वो है गर्भावस्था, यानी कि कोई भी बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है उस समय से लेकर जन्म तक एक अवस्था होती है, उसको कहते हैं गर्भावस्था, ठीक है। दूसरा होता है शैशव अवस्था, जन्म से 5 वर्ष तक होता है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ देता है कि भारतीय मनीषियों के अनुसार शैशव अवस्था का काल कितने समय तक होता है, तो आप कहेंगे जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था होता है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था होता है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। युवावस्था होता है 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था होता है 25 वर्ष से 55 वर्ष तक। और वृद्धावस्था होता है 55 वर्ष से मृत्यु तक। तो ये 7 अवस्थाएं होती हैं भारतीय प्राचीन मनीषियों के अनुसार, लेकिन इससे क्वेश्चन लगभग बहुत ही कम बनते हैं। क्वेश्चन किससे बनता है? तो क्वेश्चन आपका बनेगा आज के टाइम से, कि आज के जो आधुनिक विद्वान हैं वे मनुष्य की अवस्था को कितने भागों में बांटे हैं और किन किन वर्षों तक उसे फिक्स किए हैं, ठीक है ना।
तो हमारा क्वेश्चन है कि आधुनिक विद्वानों के अनुसार मानव विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो उन्होंने यानी आज के जो विद्वान हैं उन्होंने मनुष्य के जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहला शैशव अवस्था, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, ये होता है शैशव अवस्था। दूसरा होता है बाल्यावस्था, यानी कि जिसको हम लोग बचपन कहते हैं, वो होता है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। फिर होता है किशोरावस्था, जिसको हम कहते हैं 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, यानी कि जो बच्चे 12 वर्ष से 18 वर्ष तक हो जाते हैं वे लोग किशोरावस्था कहलाते हैं। और वयस्क अवस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। तो हम जो पढ़ने वाले हैं, तो बाल विकास की बात हो रही है तो हम 1, 2 और 3 इन्हीं 3 टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देंगे। कारण ये है कि हमें चाइल्ड डेवलपमेंट में इतना ही तक पढ़ना है, क्योंकि ये जो चौथी अवस्था ये चाइल्ड डेवलपमेंट में नहीं आता है। यहाँ पे जान लेना है कि 4 अवस्था है, बट ये 3 ही के बारे में ज़्यादा हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये समझ गए होंगे। हाँ, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं ये, हरलॉक। हरलॉक के अनुसार कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हरलॉक के अनुसार मनुष्य के अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो इन्होंने 8 भागों में बांटा था, ठीक है ना। और उसमें पूछ सकता है कि उनकी बचपन, हरलॉक के अनुसार बचपना अवस्था कितने समय का होता है, ठीक है ना। तो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। तो इनके अनुसार अब 8 भाग में बटा हुआ है। और वो कौन कौन सा है, तो आइए देख लेते हैं। पहला उन्होंने बांटा गर्भकालीन अवस्था, गर्भ से जन्म तक, इसका नाम उन्होंने क्या रखा, गर्भकालीन अवस्था। जन्म से 14 दिन तक, अगर कोई बच्चा जन्म से लेकर 14 दिन का हो गया तो उसको कहा जाता था शैशवावस्था। अब ये मत कहिएगा शैशवावस्था ये होता है, किसके अनुसार, हरलॉक के अनुसार, लेकिन मेन जो है वो आधुनिक वाला ही याद रखिएगा। तीसरा है 2 सप्ताह से अगर 2 वर्ष तक बच्चा है तो वो बचपनावस्था में है, या उसको बाल्यावस्था बोल सकते हैं। और 3 वर्ष से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था। और यहाँ पे मिस्टेक से 100 वर्ष लिखा गया, 6 वर्ष होगा, मतलब 6। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के पूर्व, मतलब उसके पहले, 14 वर्ष के पहले और 6 वर्ष से लेकर के उत्तर बाल्यावस्था कहलाएगा। और 11 वर्ष से 17 वर्ष तक किशोरावस्था कहलाएगा। और 17 वर्ष से 21 वर्ष तक वो भी आएगा आपका किशोरावस्था के अंतर्गत ही। सॉरी, यहाँ पे किशोरावस्था नहीं, यहाँ पे युवावस्था होगा। क्या होगा, युवावस्था। मिस्टेक इसमें थोड़ा हो गया है टाइपिंग में बाबू, तो यहाँ पे 2 जगह सुधार दीजिएगा। यहाँ पे 6 वर्ष और यहाँ पे आप लोग कर दीजिएगा युवावस्था। और 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था। तो ये 8 अवस्थाओं में हरलॉक ने मानव के जीवन को बांटा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम था कि अधिगम, सेकेंड टॉपिक क्या था जी, अधिगम। तो अब अधिगम जानते हैं कि अधिगम क्या होता है, ठीक है ना। तो अधिगम को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लर्निंग। क्या बोलते हैं, लर्निंग, यानी सीखना। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, क्योंकि मनुष्य जो है वो पूरा जीवन कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जैसे कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मुझे सारी चीज़ों की जानकारी है, मैं भी कंटिन्यू कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखता हूँ और उसे आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, और या जिसके द्वारा समय समय पर हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता है और सीखकर कुछ ज्ञान अर्जित करता है, मतलब ज्ञान इकट्ठा करता है, और जिसके द्वारा वो समय समय पर अपने व्यवहार में परिवर्तन भी लाता है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है तो वो नटखट है, शरारत करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके पास वो मतलब ज्ञान आता है, वो बहुत कुछ सीखता है, तो धीरे धीरे वो व्यवहारिक हो जाता है। हम लोग भी बचपन में क्या थे कि कहीं भी झगड़ा कर लेंगे, कहीं भी किसी से मारा पीटी कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आदमी कुछ सीखता गया, पढ़ाई करता गया, तो आज क्या है कि हम किसी से भी झगड़ा करने से पहले बहुत कुछ सोचने लगते हैं। तो ये हमारे जीवन की एक प्रक्रिया है जो हम जीवन भर सीखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कुछ नोट है, तो वो क्या है। पहला नोट है इसका कि जन्म के तुरंत बाद ही व्यक्ति अधिगम प्रारंभ कर देता है। जन्म के तुरंत बाद ही व्यक्ति जो है अधिगम प्रारंभ कर देता है, कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वो उसी समय से सीखना शुरू कर देता है। जैसे उस समय से सबसे पहले वो रोना सीखता है, फिर वो अपनी माँ को पहचानना सीखता है, क्योंकि बच्चे जो जन्म लेते हैं सबसे पहले अपनी माँ को ही पहचानते हैं।
दूसरा है अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अगर किस व्यक्तित्व को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पर्सनालिटी, आप लोग इस वर्ड का यूज काफ़ी करते होंगे। तो व्यक्तित्व, तो कोई भी व्यक्तित्व का अगर सर्वांगीण विकास करना है, सर्वांगीण मतलब होता है सभी तरफ से, सभी तरह से अगर अपने आप में आप विकास चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, वो है अधिगम, कि आपको सीखना होगा। पूरा जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहना होगा। जब आप नया करते रहेंगे, कुछ सीखते रहेंगे, तो याद रखिए आप में डेवलपमेंट होता रहेगा। अधिगम के द्वारा यानी सीखने के द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अगर आप कुछ नया नया सीखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपने जो लक्ष्य बनाए हैं, जो अपना एम बनाए हैं, उसमें कभी ना कभी तो सफल हो ही जाएंगे। जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट का या टेट का, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए आप ये पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक नया चीज़ सीख रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे बुक पढ़ते होंगे, उसमें नया कुछ सीखते होंगे। क्यों सीखते हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, और लक्ष्य तभी मिलता है जब आप अधिगम के द्वारा हमेशा लगे रहेंगे, मतलब आप सीखते रहेंगे। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इसका नोट्स बनाते चलें। बहुत ही अच्छा टाइपिंग किया गया है, और बाय द मिस्टेक कहीं से टाइपिंग अगर गलत भी है तो मैं बता भी देता हूं कि यहाँ पे मिस्टेक है। आप लोग इसका क्या कीजिए, कॉपी, एक अच्छा सा कॉपी रखिए और कलम, और उसमें इसका नोट्स बिल्कुल इसी तरह तैयार कीजिए और इसको बढ़िया से रीडिंग कीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद वीडियो की हर रोज़ एक बार क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। मतलब एक बार सुन लीजिए कि क्या कहा जा रहा है। केवल आप इसमें देखेंगे ना कि आप वीडियो देख रहे हैं, चल रहा है, तो हाँ कुछ तो सीख जाएंगे, बट पूरा पूरा नहीं सीख पाएंगे। अगर पूरा सीखना है तो आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर है कि अधिगम के बाद व्यक्ति एवं दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर वो कुछ सीखता है, कुछ जानकारी हासिल कर लेता है, तो वो दुनिया को समझने का योग्य हो जाता है। मतलब वो दुनिया को समझ सकता है कि दुनिया में व्यक्ति कैसे जीता है, क्या गलत है, क्या सही है। वो हर एक चीज़ को बारीकी से समझने लगता है। 5 नंबर है किसी विषय वस्तु को रटकर याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता है। अगर आप किसी चीज़ को रटते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी आप ये पढ़ रहे हैं और आपने इसको चलिए नोट्स भी बना लिया और डेली रटते हैं, तो रटने से आप कभी भी कुछ नहीं सीख सकते हैं। उसको अधिगम कहा ही नहीं जाएगा। आप उसे समझिए, उसको दैनिक जीवन में प्रयोग कीजिए, अपना पूरा दिमाग उसमें लगाइए, तो उसे अधिगम कहेंगे। कुछ नया कीजिए, ये नहीं कि बस रट्टू तोता बने हुए हैं और रट रहे हैं, रट रहे हैं, रट रहे हैं। आज रटेंगे फिर कल दिमाग से निकल जाएगा, तो वो अधिगम नहीं हो सकता है। और लास्ट 6 नंबर है कि यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने, अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया है, तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस बात को समझिएगा, कहा जा रहा है कि यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर, मतलब कि मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर वो पढ़ाई करता है किसी टॉपिक पर और उस टॉपिक को पढ़ करके उसमें कुछ परिवर्तन करता है, मतलब कुछ नया सोचता है और नया सोचकर किसी नए चीज़ का खोज कर दे, तब कहा जाएगा कि उस वक्त में अधिगम की इच्छा है, वो सीख रहा है। यानी वो अपने आप से नए नए चीज़ों का निर्माता बन रहा है, जो बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये नहीं कि मान लीजिए कि जो उस व्यक्ति ने ये काम किया आप भी उसी को किए और फिर वहीं तक रह गए। फॉर एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं, आप इसी का केवल नोट्स बना लिया और इसी पे डिपेंड हो गए, अच्छा है, बट अगर आप इससे भी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ते हैं तो ये तो इससे भी बेटर ना हो जाएगा। मान लीजिए आपने इसको पढ़ा, ठीक है, आपने तैयारी कर लिया और इससे अलग कुछ और भी पढ़ा, कुछ अलग नोट्स और तैयार किए, कुछ नया चीज़ ऐड किया, तो इसका अर्थ है कि आप में सीखने की लालसा है, आप में अधिगम, आप अधिगम के अंतर्गत काम कर रहे हैं। अगर नहीं बस 5 क्वेश्चन है, चलो 2 क्वेश्चन लिख लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये तो रट्टू हो गए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। 8 नंबर है निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा दी गई अधिगम की परिभाषा। मतलब कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने अधिगम को अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। ये भी एग्जाम में बहुत ही पूछता है। जैसे कि एग्जाम पहला है गेट्स के अनुसार, तो गेट्स क्या बताते हैं अधिगम की परिभाषा में कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देता है, कह देगा कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम होता है, निम्नलिखित में से यह किनका कथन है।
और उसमें आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है गेट्स, कि गेट्स ने ही कहा था कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना, कि आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप अपने बिहेवियर में कोई चेंज लाते हैं तो वो अधिगम होता है। ये पील के अनुसार क्या है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है। अधिगम जो है व्यक्ति में क्या है, परिवर्तन है, क्योंकि व्यक्ति जब कुछ सीखता है तो अपने आप में एक परिवर्तन करता है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति का अगर बदलाव होता है तो ज़्यादातर उसका असर उसके वातावरण, उसके पर्यावरण का पड़ता है। और पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, तो हमारे चारों ओर जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है, हमारे माँ बाप, हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति, वो सभी हमारे वातावरण है। इसका जो तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें वातावरण का पूरा एक्सप्लेन किया गया है, तो वहाँ पे बहुत अधिक डिफिनीशन चलेगा। और तीसरे हैं क्रो एवं क्रो के अनुसार। क्रो एवं क्रो के अनुसार नए चीज़ों को सीखने में सभी बाधाओं को दूर करके एक नई स्थिति को पैदा करना अधिगम कहलाता है। क्या कह रहा है ये, कि नई चीज़ों को सीखने में सभी बाधाओं को दूर करके, यानी जो भी समस्या है उसको दूर करके। आप कोई भी नया चीज़ सीखेंगे तो समस्या तो होगी। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ा है कि आपको अच्छा लग रहा है, कभी होता भी है कि मन भर जाता है, नहीं इच्छा करता है, कष्ट होता है, लेकिन फिर भी ये कष्ट जरूरी है, क्योंकि आज जो कष्ट सहेंगे आने वाला समय जो हमारा होगा वो आराम का होगा। तो सभी बाधाओं को दूर करके एक नई स्थिति को पैदा करना अधिगम कहलाता है। एक नए चीज को बना देना वो अधिगम कहलाता है। ये तीन व्यक्ति है, जरूर मतलब इसको तो पूरा याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के लगभग 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर दे देते हैं, ठीक है ना। और आप कहेंगे 1 से 2 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं है, बाबू बहुत ज़्यादा होता है। 1 नंबर से रैंक आपसे 10-10 हज़ार लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आपको 1 नंबर को बहुत बड़ा समझना है, 1 नंबर से ही लोग छट जाते हैं। फिर अगला हमारा टॉपिक है बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं एवं उनका अधिगम से संबंध। यानी बच्चों में जो है विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, मतलब किस अवस्था में वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, कितना विकास करता है और कितना सीखता है, इनके बीच क्या संबंध है, हर एक अवस्था के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा अवस्था है, अभी आप लोगों ने 4 अवस्था के बारे में पढ़ा, हम चारों अवस्थाओं के बारे में नहीं बल्कि 3 अवस्था, वहाँ भी मैंने बताया कि हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये वृद्धावस्था के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, प्रौढ़ावस्था के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग बच्चे नहीं होते। तो हम लोग 3 स्टेज पढ़ेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में, ठीक है। तो शैशवावस्था, चलिए पहला टॉपिक इसका कि जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है और 6 वर्ष का होता है तो वो शैशवावस्था काल में, मतलब शिशु काल में है। दूसरा है कि जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास सबसे तेजी से होता है। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बच्चों का सबसे अधिक शारीरिक एवं मानसिक विकास किस अवस्था में होता है, तो याद रखिएगा शैशवावस्था में सबसे तेजी से होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपना सर मुंडवाता है, मतलब बाल छिलवाता है, तो उस टाइम में बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं कुछ दिन तक, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं। उसी तरह बच्चों में भी होता है कि जन्म से 3 वर्ष तक तो बहुत तेजी से विकास करते हैं वो। तीसरा है शैशव अवस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। यानी बच्चा जब 0 से 6 वर्ष का हो तो उसमें अनुकरण और दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। अनुकरण क्या होता है, मतलब किसी व्यक्ति को कुछ देखकर सीखना। जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा है, देखिएगा, और आप मतलब कुछ लोग बैठकर किसी बात पर हंस रहे हैं, तो कुछ वक्त के बाद वो भी हंसता है। उसे ये नहीं पता है कि क्यों हंस रहे हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा हंसने लगता है। वो सभी व्यक्तियों का अनुकरण करता है, मतलब उनको देखकर देखा देखी करता है। और दोहराने की तीव्र, मतलब कोई भी अगर आप एक काम कर दें, जैसे कि किसी बच्चे के आप होठ पर देखिएगा ऐसे उंगली से मारते हैं, तो बार बार बच्चा ओठ को अंदर बाहर करता है, मतलब उसको मजा आता है। तो इस उम्र में क्या होता है कि बच्चों में अनुकरण और दोहराने की जो इच्छा होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। फिर है कि शैशव अवस्था में बच्चों का समाजीकरण भी प्रारंभ हो जाता है। यानी जब शैशव अवस्था में बच्चे होते तो वो समाजीकरण, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पूछा जाता है कि किस अवस्था में बच्चे समाजीकरण हो जाते हैं, मतलब समाजीकरण की क्रिया प्रारंभ कर देते हैं, तो शैशव अवस्था में ही। अब समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, तो आएगा अभी, फिर भी बता देते हैं यहाँ पे। जैसे क्या होता है कि बच्चा जब 2-4 साल का हो जाता है तो वो अपना ग्रुप बनाना शुरू कर देता है।
ग्रुप मतलब कि छोटे छोटे बच्चे जो उसके साइज के, उसके उम्र, हम उम्र के होंगे, उनका अपने एक दल बनाकर और दिन भर खेलना वो लोग शुरू कर देता है। तो ये होता है सामाजिकरण, मतलब समाज बनाना। इस अवस्था में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन हो सकता है कि बच्चों के किस अवस्था में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है, तो वो होता है शैशव अवस्था। इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना, आपको अच्छे से नोट्स बनाइए। तो जिज्ञासा मतलब क्या होता है? किसी चीज को जानने की इच्छा। जिज्ञासा, किसी चीज को जानने की इच्छा। अगर जैसे कोई छोटा सा बच्चा अगर कहीं पे कुछ देखता है, सबसे पहले जैसे कोई कुत्ता देख लिया, तो अगर उसे पता नहीं है कि ये क्या है, तो वो अपने गार्जियन से या जो भी उसके फैमिली मेंबर है सबसे वो जानना चाहता है ये क्या है। तो हम बताते हैं बाबू ये कुत्ता है, काटता है, इससे भागो तुम। वो उसकी इच्छा बढ़ती है, क्यों काटता है, वो सोचता है, उसके अंदर जिज्ञासा की भावना जो होती है सबसे अधिक होती है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। मतलब हमारे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये जो समय होता है, बच्चे अगर भाषा सीखे, भाषा मतलब इस उम्र में बच्चे भाषा जल्दी सीखते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा बिहार में जन्म लिया है और परिवार के सभी मेंबर जो हैं अगर भोजपुरी बोलते हैं, तो बच्चा भोजपुरी आसानी से सीख जाता है। अगर किसी बच्चे का जन्म किसी शहर में हुआ है और फैमिली मेंबर सारे लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी सीख जाता है। कोई अमेरिका में पैदा हुआ है, अगर अंग्रेजी वहाँ पे है, तो बच्चा जल्दी, मतलब भाषा जल्दी वो सीख जाता है इस उम्र में। यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, और इस काल में अगर जो बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वे जल्दी बहुत सारे चीज़ों को सीख जाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया शैशवावस्था। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक, बाल्यावस्था और इसके दौरान अधिगम, कि बच्चा जब बचपन में होता है तो उस समय क्या क्या सीखता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवधि को बाल्यावस्था कहा जाता है। यानी कोई भी बच्चा अगर 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवधि में है तो उसको कहा जाएगा बाल्यावस्था, ठीक है। और बाल्यावस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष में, यानी 3 साल में, बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं, मतलब तेजी से बढ़ते हैं। बच्चा जब 6 साल से 9 साल का होता है तो उस समय में बालकों की जो लंबाई होती है और वजन, भार मतलब वजन, वो तेजी से बढ़ता है। तीसरा है, बाल्यावस्था में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। मतलब जब बच्चे 6 से 12 वर्ष की उम्र में होते हैं तो किसी भी चीज़ पर वो चिंतन करते हैं। चिंतन मतलब होता है सोचते हैं। जब भी उन्हें कुछ नया चीज़ मिलता है तो उस चीज़ पर वो लोग सोचते हैं और तर्क भी करते हैं। तर्क मतलब होता है पूछताछ, मतलब कि उस चीज़ को जानने के लिए वो पूछताछ की भी इच्छा रखते हैं। चौथा है कि बाल्यावस्था के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। जब आप बाल्यावस्था से गुजरते हैं, जैसे कि 12 साल तक तो बच्चा उतना पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, या 12 साल के होते होते बच्चे पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर देते हैं। उनका मन लगने लगता है क्योंकि वो क्लास में आना जाना शुरू कर देते हैं, बच्चों से उनका लगाव बढ़ गया होता है, उनके मित्र बन जाते हैं, तो वो रुचि लेने लगते हैं पढ़ने में। शैशव अवस्था में बच्चे जहाँ बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, अभी हमने पढ़ा कि बच्चे जो होते हैं शैशव अवस्था में किसी भी चीज़ को बड़ी तेज़ी से सीखते हैं, वहीं बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है। लेकिन बाल्यावस्था में आते आते उनकी सीखने की जो गति होती है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है, किंतु उनके सीखने का क्षेत्र शैशव अवस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। इसको समझिएगा। हाँ, छोटे बच्चे जो हैं 0 से 6 साल के, उनमें समझने की क्षमता तेज होती है। किनसे? बाल्यावस्था के बच्चों से, 6 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों की तुलना में। लेकिन उनकी जो समझ की क्षेत्र होता है, मतलब शैशवावस्था शिशु जो होते हैं वो कम चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन उसी टॉपिक को जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं वो बढ़ा चढ़ा कर सीखते हैं। जैसे कि अगर कोई शिशु है तो वो क ख ग सीखेगा, 1 2 सीखेगा, लेकिन वही बच्चा अगर 8 10 साल का है तो 1 2 के सहायता से जोड़ घटाव, गुणा भाग, क ख की सहायता से शब्दों का ज्ञान, किताब पढ़ना शुरू कर देता है। मतलब उनका क्षेत्र जो होता है वो बड़ा हो जाता है। किनकी तुलना में? शैशव अवस्था के बच्चों की तुलना में। आप टीचर हैं तो ये सारे चीज तो आप लोग देखते होंगे और जानते भी होंगे। फिर है, मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि जब बच्चा बाल्यावस्था में है तो उसे सिखाने के लिए हमें कई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कई विधियों का अर्थ हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि आप होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, बच्चा सीख रहा है होमवर्क से, आप क्लास में सवाल दे के चेक कर रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, कभी कभी उसे खेल कूद के द्वारा कोई चीज़ सिखाइए,
कभी कंप्यूटर अगर हो सके संभव तो उसके द्वारा बच्चों को सिखाई। मतलब अलग अलग टेक्निक के द्वारा बच्चों को इस अवधि में सिखाने से बच्चे क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं और नए नए चीज़ों को सीखने के लिए वो उत्सुक रहते हैं। ये मनोवैज्ञानिकों का मानना है। अब आते हैं, इसका लास्ट टॉपिक है किशोरावस्था एवं इसके दौरान होने वाले अधिगम। तो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था और वह समय होता है, यहाँ पे ह छूट गया, ह लगा लीजिएगा। किशोरावस्था वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। मतलब बाल्यावस्था यानी कि 12 वर्ष के बाद तो किशोरावस्था हो गया, अब वो 18 वर्ष के बाद क्या होगा, परिपक्वता, मतलब वो समझदार, वो एक युवा व्यक्ति बनेगा, ठीक है ना। कब, 18 वर्ष के बाद। किशोरावस्था में किशोरों की लंबाई और भार दोनों में वृद्धि होती है। मतलब जब व्यक्ति किशोरावस्था है तो उसकी लंबाई भी बढ़ती है, वजन भी बढ़ता है, साथ ही साथ मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। मांसपेशी मतलब उसके शरीर में मांस या हर एक चीज में वृद्धि होती है। अगला टॉपिक है कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि तेजी से होती है। मतलब जब 12 से 14 वर्ष की आयु हो तो लड़कों की अपेक्षा, मतलब लड़कों की तुलना में लड़कियों की जो लंबाई और मांसपेशियां वो तेजी से बढ़ती है। मतलब लड़कों से पहले लड़कियां परिपक्व हो जाती हैं, जवान हो जाती हैं, तथा 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ता है। लेकिन 14 वर्ष के बाद लड़कों का लड़कियों से तेजी से लंबाई और मांसपेशियां बढ़ती है और वो जल्द जवान होने लगते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना इस टॉपिक को कि 12 से 14 में लड़कियों का बढ़ता है और 14 से 18 में लड़कों का बढ़ता है। फिर है किशोरावस्था में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनके काम के मूल प्रवृत्ति जागृत हो जाती हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जब किशोरावस्था में बच्चे जाते हैं तो उनमें जनन करने की क्षमता आ जाती है। जनन मतलब एक नए शिशु को जन्म देने की जो क्षमता होती है वो आ जाती है। जैसे कि आप लोग टीचर हैं तो आप लोग पढ़ाते होंगे, तो उसमें आप लोग पढ़े भी होंगे और पढ़ाते भी होंगे कि जनन क्या है, कि जब नर और मादा आपस में मिलकर निषेचन की क्रिया करते हैं तो एक नए शिशु को जन्म देते हैं, जिसे जनन या प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो ये किशोरावस्था में प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं और उसका काम का जो मूल प्रवृत्ति है वो जागृत हो जाता है। मतलब कि लड़की हो या लड़का, दोनों में बच्चा पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है उसका गुण उनमें पैदा हो जाता है। वो इस चीज़ को समझने लगते हैं कि बच्चे पैदा कैसे होते हैं। फिर है किशोरावस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। यानी कि जब बच्चे किशोरावस्था में जाते हैं तो वो चाहे किशोर हो मतलब लड़का हो या किशोरी हो या लड़की हो, दोनों का बुद्धि पूर्ण विकास हो जाता है। पूरी तरह से हर चीज़ को समझने लगते हैं, उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। वो हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखने की मतलब क्षमता जो होती है उनमें बढ़ जाती है। जैसे क्या है कि बचपन में छोटे बच्चे हैं तो हर चीज़ को ध्यान से गौर नहीं करते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में बच्चे प्रवेश करते हैं तो हर चीज़ को बड़े ध्यान से नज़र टिका टिका कर इत्मीनान से देखना शुरू कर देते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और हर चीज़ को ज़्यादा भूलते नहीं, हर चीज़ को याद रखते हैं और उनमें अस्थायित्व आने लगती है और हर चीज़ को मतलब नहीं होता है कि स्टेबल हो जाते हैं। किसी भी चीज़ को बोलने में थोड़ा सा अब उन्हें सोचना पड़ता है, शर्माने लगते हैं। अगला है किशोरावस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। मतलब इस अवस्था में बच्चे मित्र बहुत बनाते हैं, मतलब यार दोस्त फ्रेंड बहुत सारा बनाते हैं एवं मित्रता में घनिष्ठता भी इस दौरान बहुत अधिक होती है। और इस उम्र में क्या होता है ना कि बच्चे अपने दोस्तों से मतलब बहुत ज़्यादा लगाव में होते हैं। वो अपने दोस्तों के लिए किसी से लड़ भी जाएंगे। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि बच्चों का दल है, गैंग है, जो दूसरे बच्चों को पीट दिया है वो भी पिटा गया, तो ये लोग दल बना लेते हैं और एक दूसरे के लिए मारा पीटी सब कर लेंगे। इस तरह इस अवस्था में व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में वृद्धि होने लगती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अवस्था में बालक के सामाजिक संबंधों में वृद्धि होने लगती है, तो कहेंगे किशोरावस्था में होता है, ठीक है ना। इसमें समाज बहुत बच्चों का बढ़ता है, यार दोस्त बहुत बढ़ते हैं। फिर है यौन समस्या किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है।
अब यौन समस्या, जिसको सीधे भाषा में आप समझ सकते हैं सेक्स। आप टीचर हैं तो इस चीज़ को बच्चों को, जैसे कि आज का समय क्या है कि हम बच्चों को इस चीज़ के बारे में, इस नाम को भी नहीं रखते हैं कि भाई सेक्स शब्द सुन करके बच्चा क्या सोचेगा। देखिए सोचेगा क्या वो अलग बात है, लेकिन इस चीज़ को अगर नहीं सुनेगा तो वो किसी और व्यक्ति से गलत जानकारी लेकर के और वो गलत तरीके से गलत संबंध में पड़ करके एक दिन वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सेक्स का रियल रूप क्या है, उसका असली मतलब क्या होता है, अगर वो जान जाएगा तो शायद वो भविष्य में कोई गलती ना करे। इसलिए शब्द को सुनकर हमें गुस्सा होना या शर्माने की बात नहीं है, बल्कि इसे अच्छे से बच्चों के सामने एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होती है। तो यौन समस्या किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है। मतलब बच्चों में क्या होता है इस टाइम में ना, कि लड़का लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइट रहेगा और लड़की लड़के को देखकर एक्साइट रहेगी, जिसका वजह ये होता है कि वे लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और जब वो लोग किशोरावस्था में ही अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं किसी दूसरे क्षेत्र में, तो आगे चलकर उनकी पढ़ाई पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाती है और वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं और गलत संबंध में पड़ जाते हैं। इसलिए बच्चों को हमें यौन शिक्षा देनी चाहिए, समझाना चाहिए कि इसके क्या डिफेक्ट है, इसके क्या दोष हैं, ताकि वो भविष्य में कोई गलती ना कर सके। किशोरावस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना रहती है। मतलब इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं नशा की ओर, मतलब नशा समझ रहे हैं, दारू, शराब, बीड़ी, गांजा, 5000, मतलब गुटखा खाना, ये सब इसको बच्चे बड़ी मतलब तेजी से बढ़ते हैं। या कोई अपराध करना हो, मारा पीटी करना हो, चाकू से किसी को मार देना हो, इस उम्र में बच्चे ज़्यादा सोचते उचते नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इस अवस्था को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है। मतलब ये हमारे जीवन का सबसे तूफान और खतरनाक काल है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जीवन का तूफान का काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। यानी कि जब किशोरावस्था में बच्चे जाते हैं तो उनके शरीर में बदलाव आता है, बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो उस बदलाव का जो असर है वो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पर पड़ता है। मतलब वो सामाजिक रूप से भी अपने आप को बदलते हैं और मनोवैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक यानी कि दिमाग से भी वो बदलते हैं। जैसे क्या है कि अगर बच्चा छोटा है तो वो पैंट खोल करके मतलब नंगा होकर स्नान कर लेगा, उसको शर्म नहीं लगेगा। लेकिन जब वही बच्चे 12 साल के ऊपर के हो जाएंगे तो उन्हें शर्म आएगी, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो मनोवैज्ञानिक जो है वो मन का जो शक्ति वो बढ़ चुका है, वो सोचते हैं हर चीज़ को, सामाजिक हो जाते हैं, उनको शर्म आने लगता है, ठीक है। तो अधिकतर किशोर इन परिवर्तनों का सामना बिना पूर्ण ज्ञान एवं समझ के करते हैं। तो अधिकतर जो किशोर हैं उनको इन सब के बारे में, अपने शरीर के बारे में, मन के बारे में कोई बताता ही नहीं है कि इसका क्या गलत इफेक्ट हो सकता है, जो उन्हें खतरनाक स्थितियों जैसे यौन रोग, जैसे एड्स, मान लीजिए कि उन्हें पता नहीं है और वो किसी के रिलेशन में आ गए, कोई संबंध बना लिए और बाद में जब उनको कोई बीमारी पकड़ लिया, फॉर एग्जाम्पल सबसे खतरनाक जो है HIV एड्स है, एक बार व्यक्ति को हो गया तो उसे मरना ही पड़ता है, और वो भी जिल्लत भरी जिंदगी, शर्म भरी जिंदगी मरना पड़ता है। तो हो जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों को पहले से इन सारी चीज़ों को हमें जानकारी देना चाहिए, एवं नशीली दवाओं के सेवन का शिकार बना सकती है। तो इसलिए बच्चों को इन सारी चीज़ों को बताना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही। किसी टाइम में अगर बच्चा बच गया, कोई भी बच्चा अगर किशोरावस्था में अच्छा कर गया तो समझ लिए पूरा जीवन वो कभी भी नहीं बिगड़ सकते। आप लोग देखिएगा ज़्यादातर बच्चों में, मैं तो 100% नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चों में अगर जो बच्चे 20 वर्ष तक किसी भी प्रकार का कोई नशा या कोई गलत संबंध में नहीं पड़ते हैं, तो आने वाले भविष्य में वो ना तो कोई गलत संबंध बनाते हैं और ना ही वो किसी भी प्रकार का कोई नशा करते हैं। अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों की सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे हो गए 3 स्टेज, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। चलिए अगला टॉपिक समझते हैं। अब आइए, हमारा अगला टॉपिक है कि विकास के विभिन्न आयाम एवं उनका अधिगम से संबंध। मतलब कि बच्चों में कौन कौन से विकास होते हैं, उन विकास को जानते हैं और उनका अधिगम से क्या संबंध है, मतलब सीखने से क्या संबंध है, ठीक है। तो वो हमारे जीवन में, हर बच्चे के जीवन में, चाहे हम भी जब बच्चे थे या आप थे, तो विकास के 6 आयाम होते हैं और 6 आयाम यानी 6 आयाम को हम पढ़ेंगे और उनका अधिगम से क्या रिलेशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पहला है शारीरिक विकास, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में फिजिकल डेवलपमेंट।
अब इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, आइए उसको हम लोग जानते हैं। पहला टॉपिक है कि शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर के भीतरी एवं बाहरी भागों का विकास शामिल है। मतलब इस विकास के अंतर्गत कोई भी बालक के शरीर का भीतरी अंग, यानी शरीर के अंदर क्या हो रहा है और शरीर के बाहरी भाग में क्या क्या विकास है, ये टोटल शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो सकता है कि बालक के शरीर के भीतरी एवं बाहरी भागों का विकास किस विकास के अंतर्गत आता है, तो हम कहेंगे शारीरिक विकास के अंतर्गत। भीतरी एवं बाहरी शारीरिक विकास के ही अंतर्गत आता है, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा है कि शरीर के बाहरी परिवर्तन जैसे ऊंचाई, मतलब हाइट जिसको हम लोग बोलते हैं। शारीरिक अनुपात में वृद्धि, शारीरिक अनुपात में वृद्धि का अर्थ हुआ कि शरीर का हर अंग एक निश्चित अनुपात में बढ़ता है। जैसे कहने का अर्थ है कि अगर हमारा हाथ बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं कि केवल हाथ ही बढ़ेगा, उस टाइम में पैर भी बढ़ रहा है। हर एक अंग अपने आप में अपने एक निश्चित अनुपात में वृद्धि कर रहा है। ये नहीं कि आपका हाथ जो है वो 1 किलोमीटर का हो जाएगा और पैर उतना ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो बेढब शरीर हो जाता। इसलिए हर व्यक्ति का देखिए कि निश्चित आकार होता है, मतलब हाथ के अनुसार उसका पैर होगा, उसका सर होगा, मोटाई के अनुसार उसका हर एक चीज मतलब एक निश्चित अनुपात में होता है। शारीरिक अनुपात में वृद्धि आदि ऐसे शारीरिक विकास हैं जिन्हें स्पष्ट देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक भागों के परिवर्तन बाहरी रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। हाँ, शरीर के बाहर अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे तो हम देख सकते हैं, लेकिन शरीर के भीतर क्या हो रहा है, अंदर कौन सा विकास हो रहा है, उसे तो हम कभी देख नहीं सकते हैं, लेकिन विकास होता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि शरीर के अंदर भी विकास होते हैं। फिर है कि प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए, यहाँ पे देखेंगे, प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तो सबसे सारे काम के लिए, से छोटा बच्चा है तो उसे कपड़ा भी पहनना है तो अपनी माँ पे डिपेंड है, स्नान करना है तो माँ नहलाएगी, खाना खिलाएगी, हर एक चीज़ वो दूसरों पर डिपेंड रहता है। लेकिन धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप जैसे जैसे वो विकास करता जाता है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो जाता है। यानी बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, किशोरावस्था में आ जाता है, तो वो स्नान करना, शौच करना, खाना खाना, ये सारा चीज़ अपने आप करने लगता है, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है। अगला टॉपिक है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। माने शरीर में अगर वृद्धि हो और विकास हो तो उसका आप आनुवंशिक गुणों पर भी प्रभाव देखेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड है आनुवंशिक गुण, जो तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे तो आनुवंशिकता के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि आनुवंशिक का अर्थ होता है कि वह गुण जो हमारे माता पिता से मिलता है। हर व्यक्ति में अपने माता पिता के कुछ गुण जरूर रहते हैं, वो आनुवंशिक गुण होते हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास का क्या असर होता है किसी बालक पर, उसका आनुवंशिक गुण आप देख सकते हो उसके माता पिता। कहने का अर्थ है कि अगर किसी बच्चे का अगर माँ और पिता दोनों छोटे हैं तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं उनकी हाइट भी छोटी होती है। अगर माँ बाप लंबे हैं तो बच्चे भी क्या होते हैं, लंबे होते हैं, ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश, परिवेश मतलब कि जहाँ उसका पालन पोषण होता है, एवं उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर बच्चा विकास करता है, वृद्धि करता है, तो डिपेंड करता है कि उसके माँ बाप की हाइट क्या है, उसकी मोटाई क्या है, उनका शरीर किस रंग का है, उनकी आंखें कैसी है, हर एक चीज़ बच्चे पर असर पड़ता है। साथ ही साथ बच्चा जिस परिवेश में रहता है, जिस समाज में रहता है, वो समाज कैसा है, और साथ ही साथ उसके घर में उसके लिए खाने पीने से लेकर हर एक चीज़ की व्यवस्था कैसी है, वो डिपेंड करता है उसके वृद्धि और विकास पर। फिर अगला टॉपिक है, यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है, पोषक आहार मतलब संतुलित भोजन अगर उसे नहीं मिल रहा है, तो उसके विकास के सामान्य व्यक्ति की आशा कैसे की जा सकती है। मतलब कहने का सेंस यही है कि अगर बच्चे को अच्छे से भोजन नहीं मिलेगा तो वो अच्छे से विकास नहीं कर सकता है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो सकता है। फिर अगला टॉपिक है कि सभी बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। क्योंकि देखिए, जब तक बच्चा शारीरिक विकास नहीं करेगा तो हर चीज़ में वो पीछे हो जाएगा। इसके लिए मूल आवश्यकता है कि उसे पौष्टिक आहार दिया जाए, मतलब ऐसा भोजन दिया जाए जिसमें उसको हर एक प्रोटीन, विटामिन, हर चीज़ मिलता रहे उसे। शारीरिक व्यायाम करे, मतलब वो एक्सरसाइज करे, तथा अन्य मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों पर ध्यान देना।
तो हर एक फैमिली को ये ध्यान देना चाहिए कि जो आपका बच्चा है उससे अच्छा भोजन मिले, साथ ही साथ वो मेहनत करे शरीर से, ताकि शरीर मजबूत रह सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार आज मिड डे मील चलाती है कि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल सके, कम से कम एक टाइम का खाना उसे ऐसा मिले जिसके चलते वो कभी कुपोषण का शिकार न हो। अगला है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। मतलब बच्चे की वृद्धि कैसी होती है, विकास कैसे होता है, इन सब के बारे में एक शिक्षक को बहुत अधिक जानकारी रहनी चाहिए। इसी जानकारी के आधार पर वह बालक के स्वास्थ्य या इससे संबंधित अन्य समस्याओं से अवगत हो सकता है। क्योंकि जब तक शिक्षक को बच्चे के बारे में जानकारी नहीं होगी कि बच्चा वृद्धि और विकास कैसे करता है, तब तक ना तो उस बच्चे का वो स्वास्थ्य सुधार सकता है या ना किसी भी समस्या को समाप्त कर सकता है। बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए अभी रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचि मतलब उसका इंटरेस्ट, उसकी इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। मतलब बच्चा का शरीर का वृद्धि और विकास किस तरह है, तो वो उसकी रुचि, उसकी इच्छा और दृष्टिकोण पर ही डिपेंड करता है। इसलिए हर एक शिक्षक को बच्चे का शारीरिक वृद्धि और विकास के बारे में अच्छे से जानकारी रखना चाहिए। अगला टॉपिक है कि बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। यानी कि जब शिक्षक किसी बच्चे का शारीरिक वृद्धि देखेगा कि उसके शरीर में किस प्रकार की वृद्धि हो रही है, किस प्रकार का विकास हो रहा है, तो उस चीज़ को वो भांप कर ये समझ जाएगा कि आने वाले समय में ये बच्चा क्या कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है और उसकी हाइट काफ़ी बढ़ रही है, वो शरीर से काफ़ी हष्ट पुष्ट है, तो लगता है कि आगे चलकर ये सेना में भर्ती होगा। मतलब शिक्षक एक उम्मीद लगा लेते हैं। कोई बच्चा है, अगर वो शरीर से उतना मजबूत नहीं है, हाइट में कम है और पढ़ने में तेज़ है, तो उससे शिक्षक क्या उम्मीद लगा लेते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर कोई अफसर बनेगा। हो सकता है कि सैनिक में न जाए, लेकिन ये ऑफिसर बन जाएगा। ये मतलब हर बच्चे में एक अलग अलग क्वालिटी होती है जिसके आधार पे शिक्षक को ये लग जाता है कि आने वाले भविष्य में ये क्या होगा। भले वो हो ना हो अलग बात है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो अंदाज़ा तभी लगाएंगे जब आप बच्चों पर ध्यान देंगे। इसलिए हर शिक्षक को बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। अब दूसरा है हमारा मानसिक विकास, जिसको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास को संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में ज़्यादातर मानसिक विकास शब्द का प्रयोग नहीं होता है, हर जगह संज्ञानात्मक शब्द का ही प्रयोग होता है। तो जहाँ भी संज्ञानात्मक शब्द आए तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे बात हो रही है मानसिक विकास की। तो संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यता एवं क्षमताओं में वृद्धि एवं विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में अच्छे से अपने आप को समायोजित कर लेता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। अब मानसिक विकास कब होता है कि कोई बच्चा है और वो अपनी योग्यता और क्षमता, मतलब वो किस लायक है, उसके अंदर कौन सी शक्ति है, उसके अनुसार अपने आप में वृद्धि और विकास करता है। वृद्धि और विकास ऐसे करता है कि उसके वातावरण में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन आता है और उसमें उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस स्थिति में भी वह अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके, अपने दिमाग का प्रयोग करके अपने अनुसार उस समस्या को समाधान कर लेता है और फिर अपने आप को उस वातावरण में फिट कर लेता है। तब कहा जाता है कि उस बच्चे में मानसिक विकास हो चुका है, उस बच्चे में संज्ञानात्मक विकास हो चुका है। वो दिमाग से अब हर चीज़ को सोचता है, समस्या चाहे कोई भी हो वो उसको आसानी से सॉल्व कर लेता है। दूसरा है कि मानसिक विकास में क्या आता है, दूसरा कल्पना करना। कल्पना करना मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना, कल्पना शक्ति, ठीक है ना। स्मरण करना मतलब याद करना, विचार करना यानी सोचना, निरीक्षण करना मतलब जांच करना, समस्या समाधान करना, अगर कोई समस्या होती है तो उसका समाधान खोजना, और निर्णय लेना आदि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर कोई बच्चा क्लास में बैठा है और उसके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आती है और उस समस्या को समाधान करने के लिए वह किसी प्रकार का निर्णय लेता है, तो बताइए वह किस प्रकार का विकास कर रहा है। तो
तो वहाँ पे हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास कर रहा है, क्योंकि बच्चा जब निर्णय लेना शुरू कर दे तो समझ जाइए कि वो संज्ञानात्मक विकास की ओर बढ़ रहा है। तो संज्ञानात्मक विकास, अगर ऑप्शन में मानसिक विकास है तो दोनों में से कोई एक ही होगा, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास वर्ड का ही प्रयोग होता है। तो इस वर्ड को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तीसरा है कि जन्म के समय बालकों में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है, यानी बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उतना वो सोच नहीं पाते हैं, उनमें मानसिक विकास ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उनमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। लेकिन बच्चा जैसे जैसे शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाता है तो थोड़ा सा वो मानसिक स्तर पे वो काफ़ी मतलब अच्छा हो जाता है, और जब वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आ जाता है तो वो पूर्ण रूप से हर चीज़ को समझना शुरू कर देता है। चौथा है संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। मतलब कि अगर शिक्षक ही संज्ञानात्मक शब्द को नहीं समझेंगे, हर एक चीज़ को नहीं जानेंगे कि ये क्या होता है, मानसिक विकास बच्चों का कैसे होता है, तो फिर अगर बच्चा कोई मानसिक विकास नहीं कर पाता है तो फिर उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी समस्या को आप दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप शिक्षक हैं तो आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए। फिर हमारा आता है तीसरा विकास है, वो है भाषाई विकास, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है, तो देखिए, पहला, शैशव अवस्था मनुष्य की सबसे सक्रिय अवधि है। मतलब सबसे पहले ही बताया, सबसे तेज अगर बच्चा कुछ सीखता है तो वो शैशव अवस्था में ही सीखता है। इस अवस्था में मस्तिष्क की सतर्कता, मतलब दिमाग जो है काफ़ी सतर्क होता है। ज्ञानेंद्रियों की तेजी, ज्ञानेंद्रिय मतलब होता है हमारे शरीर के जो अंग हैं वो काफ़ी तेज होते हैं। सीखने और समझने की अधिकता, मतलब कोई भी चीज़ बच्चा उस समय काफ़ी तेज़ी से सीखता है, समझता है। अपने चरम उत्कर्ष पर होता है, मतलब ये सारा चीज़ एकदम बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है किस अवस्था में, शैशवावस्था में। इसमें सबसे पहले बच्चा रोना सीखता है, बलबलाना, इंगित करना, बोलना। इस अवस्था में बच्चा सबसे पहले, कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो आपने देखा होगा कि बच्चे रोते हैं, और रोना भी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा नहीं रोता है तो डर रहता है कि शायद ये सुन नहीं पाएगा या बोल नहीं पाएगा। इसलिए देखिए, जब भी बच्चे का जन्म होता है तो लोग, जब बच्चा रो देता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं। बलबलाना, बलबलाना मतलब किसी चीज़ को लेकर के ऐसे करते रहता है तो बलबलाना बोलते हैं। इंगित करना मतलब होता है किसी चीज़ को इंडिकेट करना, जैसे कि मान लीजिए उसको कोई प्रकार का खिलौना चाहिए तो उंगली से इंडिकेट करता है कि वो मुझे चाहिए, बोल नहीं पाता है लेकिन रोता है, चिल्लाता है और उंगली से इंडिकेट करेगा कि मुझे चाहिए। चाहे अपनी माँ को देखेगा और किसी और की गोदी में बैठा है तो उसकी तरफ जाने के लिए वो बेचैन हो जाएगा, इंगित करेगा, और उसके बाद वो बोलना धीरे धीरे सीख जाता है। तो ये शैशवावस्था में ये होता है भाषाई विकास, कि पहले वो रोएगा, फिर बलबलाएगा, फिर इंगित करेगा, और फिर धीरे धीरे बोलना सीख जाता है। दूसरा है कि बाल्यावस्था में भाषा विकास तीव्र गति से होता है। अब ये तो शैशवावस्था में सीख लेता है, लेकिन भाषा का जो तेजी से विकास होता है वो बाल्यावस्था में होता है। तो अगर क्वेश्चन हमारे सामने हो कि भाषा का सबसे तेजी से विकास किस अवस्था में होता है, तो हम कहेंगे बाल्यावस्था में होता है। शब्द भंडार में वृद्धि होती है, मतलब इस समय बहुत सारे शब्दों की जानकारी बच्चों को हो जाती है। जो बच्चे 6 से 12 वर्ष के बीच में होते हैं उन्हें बहुत सारे शब्दों का ज्ञान हो जाता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में भाषा का विकास तेजी से होता है। ये भी पाया गया है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा किसी भी चीज़ को सीखने का बहुत तेज़ी से विकास होता है। वो लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेज़ी से सीखती हैं, और आप इसका प्रमाण भी देख सकते हैं कि हर जगह किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर लड़कियां ही टॉप करती हैं। जैसे कि हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश का मैट्रिक का रिजल्ट आया है तो उसमें भी लड़के ही टॉप की है। तो इस तरह लड़कियां हर जगह टॉप करती हैं। वाक्य रचना एवं वाक् पटुता में भी बालिका श्रेष्ठ होती है, मतलब किसी वाक्य की रचना करना हो या वाक्य को बोलना हो तो लड़कियां इसमें लड़कों के अपेक्षा काफ़ी श्रेष्ठ होती हैं, अच्छी होती हैं। ये मनोवैज्ञानिकों का मानना है और ऐसा होता भी है। तीसरा है किशोरावस्था में भाषा के विकास में आदत एवं वृद्धि का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे कि मैंने पहले पढ़ा शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था में भाषा क्या होता है, अब पढ़ेंगे किशोरावस्था में भाषा कैसे बदलता है। तो किशोरावस्था में भाषा के विकास में आदत एवं वृद्धि का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आदत एक प्रकार का चेतन, सजगता और अंतर्दृष्टि की ओर संकेत करती है। इस क्षमता के कारण किशोर समस्याओं को परख सकता है और उपयुक्त भाषा का प्रयोग करता है। मतलब क्या होता है कि जब बच्चा किशोरावस्था में चला जाता है तो वो हर चीज़ को एक आदत के अनुसार करता है। उसमें ये सारे चीज़, अगर कोई भी समस्या होती है तो उसमें वो सोचता है,
उसमें वो सजग रहता है, ध्यान देता है और अपने मन से सोच करके और हर चीज़ को अच्छे से परख करके समझ करके तब कोई बात बोलता है। जैसे कि मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, आप एग्जाम्पल मैं एक दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी रिलेशन में जाते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपके साथ मतलब शरारत करना शुरू कर देते हैं, फिर भी आप उसे कुछ कह नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसी रिलेशन में वो बच्चा आप कभी गए और वो किशोरावस्था में चला गया है, बड़ा हो गया है, तो आपके साथ वो नटखटा या मतलब आपके साथ बदमाशी नहीं करेगा, क्योंकि वो अब हर चीज़ को समझ सकता है और उपयुक्त भाषा का प्रयोग करता है कि किसको और क्या बोलना चाहिए। फिर है चौथा, सामाजिक विकास का सिद्धांत, या इसको कह सकते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। दोनों एक ही चीज़ होता है, लेकिन वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत हम लेक्चर जो 5 है ना उसमें हम समझेंगे। उनका स्पेशल है कि उन्होंने कौन कौन सा सिद्धांत दिया था, यहाँ पे है, तो इसको हम सामाजिक विकास का ही सिद्धांत कहेंगे। पहला है, शिशु के सामाजिक विकास का दायरा बहुत ही सीमित होता है। मतलब जब शैशव काल में यानी बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका जो सामाजिक विकास होता है बहुत ही लिमिट होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे 4-5 साल का जो लड़का है वो किन बच्चों के साथ खेलता है, तो उन बच्चों के साथ खेलता है जो आपके अगल बगल बच्चे हैं, आपके चाचा के लड़के हैं, मतलब इन्हीं छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल। ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे गांव में जाके खेलना शुरू कर देगा या किसी दूसरे शहर में खेलना जाके शुरू कर देगा, ऐसा तो कुछ वो करता नहीं। तो उनका जो सामाजिक विकास का दायरा होता है वो बहुत ही सीमित होता है। अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उनसे कोई आशा नहीं की जा सकती। इसलिए हम ये नहीं सोच सकते हैं कि अगर बच्चा शैशव काल में है तो वो कोई समाज का विकास कर सकता है, उसमें सामाजिक विकास हो सकता है। 2 नंबर है कि बच्चे स्कूल जाने से उनका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन जब वही बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है तो उसका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है। सामाजिक दायरा बढ़ने का अर्थ हुआ कि मतलब उसके मित्र बनने लगते हैं, वो कई गांव से कई बच्चे के स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, उस गांव के बारे में वो जानने लगता है उस बच्चे के द्वारा, और धीरे धीरे उसका समाज बड़ा होने लगता है। लेकिन जैसे वो किस में जाता है, किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाते हैं। मतलब इनका समाज तो बड़ा हो ही जाता है, लेकिन लिंग को लेकर उनकी जो चेतना है यानी सोच है वो तेज हो जाता है। मतलब लिंग का अर्थ हो गया कि लड़की और लड़का, यानी बच्चा लड़का जो है वो लड़की को लेकर के ज़्यादा मतलब सोचना शुरू कर देता है, और लड़कियां जो होती है वो लड़कों को लेकर ज़्यादा सोचना शुरू कर देती हैं। किस अवस्था में, तो किशोरावस्था में, जो पहले पढ़ भी चुके हैं। 4 नंबर है कि किशोरावस्था में बालक अपने समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस अवस्था में बालक अपने समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं, तो वो होता है किशोरावस्था में। इस समय बच्चे जो होते हैं अपना एक ग्रुप तैयार करते हैं और उस ग्रुप में अपने आप को काफ़ी सक्रिय, मतलब होता है एक्टिव, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्टिव, एक्टिव मेंबर होते हैं। हर काम को करने के लिए अपने ग्रुप में काफ़ी उत्सुक रहते हैं कि भाई क्या करना है, कहाँ जाना है, हर चीज़ के लिए। 5वां है कि सहानुभूति। सहानुभूति मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी एग्ज़ाम दिया और उसमें फेल हो गया है, तो उसके अगल बगल के लोग उसे सांत्वना देते हैं कि कोई बात नहीं, होता है, फिर पास कर जाओगे, तो इसको सहानुभूति बोलते हैं। सहयोग मतलब होता है साथ, सद्भावना मतलब होता है मतलब किसी के प्रति अच्छा सोच रखना, बराबर का सोच रखना, किसी से कोई बेईमानी ना करना। परोपकार मतलब दूसरे पर उपकार करना, और त्याग यानी अपना दूसरे पर लुटा देना का अद्भुत सामंजस्य इस उम्र में होता है। यानी कि जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं ना, तो सामाजिक विकास के लिए वो एक दूसरे के प्रति काफ़ी सहानुभूति रखते हैं। मतलब मित्र एक दोस्त दूसरे दोस्त का काफ़ी हेल्प करता है, उसके साथ काफ़ी परोपकार का भावना रखता है, त्याग रखता है, उसके साथ वो कहीं जा सकता है, उसके लिए वो किसी से भी झगड़ा कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। किस अवस्था में, तो किशोरावस्था में। मतलब इसमें फ्रेंडशिप बहुत तगड़ा होता है। आजकल आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर देख सकते हैं कि बच्चे कैसे कैसे पोस्ट डालते हैं अपने दोस्तों के लिए। फिर है समाज में अंतरक्रिया के फलस्वरूप ही बालकों में विभिन्न प्रकार का विकास होता है। यानी समाज में जब बच्चे पढ़ते हैं, उसके विभिन्न प्रकार के रूप को देखते हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं, तो उनमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। तो ये हमारा सामाजिक विकास हो गया। अब आता है सामवेगिक विकास, जिसको हम कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल को कह सकते हैं भावनात्मक, मतलब जिसमें हम भावना अपने मन से सोचते हैं, वो होता है सामवेगिक विकास। तो सबसे पहले है कि संवेग का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, कि मतलब व्यक्ति किस टाइप का व्यक्ति है। जैसे कि उसके अंदर भय यानी किसी प्रकार का डर है, क्रोध है, घृणा है, आश्चर्य है, प्रेम है, ये सभी क्या है, इमोशनल है। होता है ना कि मान लीजिए कि आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं और कोई कह दिया कि तुम्हारे पीछे चुड़ैल है या स्पीड पे चुड़ैल रहती है, तो आदमी डर जाता है।
डर दिखता नहीं है, वो महसूस होता है। तो वो भय, आप किसी पे क्रोध करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, किसी बात का आश्चर्य हो जाए, आप किसी से प्रेम करते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आता है? सांवेगिक विकास के अंतर्गत आता है। बच्चों में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का विकास भी होता रहता है। यानी छोटे बच्चे हैं तो उनमें तो भय होगा, प्रेम भी होगा, लेकिन मतलब उतना नहीं होगा जितना बच्चे बड़े होते हैं उतना होता है। मतलब धीरे धीरे जब बढ़ने लगेंगे तो उनमें ये सारा चीज़ बढ़ने लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई छोटा बच्चा है, शिशु है, 1 महीना 2 महीने का कोई बच्चा है, और उसे ले जा कर के आप मुर्दा घाट, जहाँ पे मुर्दा मतलब जलाया जाता है या दफनाया जाता है, वहाँ पे आप रख दीजिए, क्या उसको डर लगेगा किसी प्रकार का? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इस सब चीज़ को भी नहीं समझता है। लेकिन जैसे ही एज बढ़ता जाएगा और आप लोगों से ही कह दिया जाए कि जाइए रात में मुर्दे घाट पे आपको सोना है, तो इसी तरह आपका हार्ट फेल कर जाएगा, मतलब हालत खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सारे चीज़ों का विकास हमारे अंदर हो चुका है। संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। मतलब ये जो संभागिक विकास, सांवेगिक विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट, ये बौद्धिक विकास भी करता है, सामाजिक विकास भी करता है और नैतिक विकास भी करता है। इसलिए एक शिक्षक को संवेग के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। और लास्ट है मनोज्ञात्मक विकास। तो मानसिक नियंत्रण द्वारा बालकों के शरीर में मांसपेशियों के कार्य से क्रिया या गति उत्पन्न हो, उसे मनोज्ञात्मक विकास कहते हैं। जैसे गति, चाल, चित्रकला, बैठना, चलना आदि। मतलब कि कोई बच्चा है और वो अपने शरीर से कोई भी काम करता है तो वो मनोज्ञात्मक विकास के अंतर्गत आता है। जैसे कि अगर गति कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, वो भी विकास जो है मनोज्ञात्मक विकास है। चाल, ये भी मनोज्ञात्मक विकास है। अगर वो चित्रकला करता है, मतलब कोई चीज़ की चित्रकारी करता है, वो भी मनोज्ञात्मक विकास है। बैठना, चलना, ये सभी विकास है। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका सूक्ष्म विकास और एक होता है स्थूल विकास। अब दोनों में क्या डिफरेंस है तो देखिए, सूक्ष्म विकास होता है कि जिस विकास को होने में कम मेहनत करना, अर्थात शरीर के सभी अंगों को कार्य न करना पड़े, उसे सूक्ष्म विकास कहते हैं। जैसे कि चित्रकला, अगर आपको चित्रकला करनी है तो उसमें आपका केवल उंगलियों का, मतलब हाथ का हेल्प करना है, बाकी किसी शरीर का आपका यूज नहीं पड़ता है। ज़्यादातर किसी चीज़ को आप लिख रहे हैं तो उसमें भी उंगलियों का काम है, सिलाई करने में, रंग भरने में, मूर्ति कला, शिल्प कला, इन सब में क्या है कि आपके सभी शरीर का अंग नहीं पड़ेगा काम और ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन स्थूल विकास क्या है कि बच्चों को जिस कार्य में शरीर से अधिक मेहनत करना तथा सभी अंगों से कार्य करना पड़े, उसे स्थूल विकास कहते हैं। जैसे कि चलना है, अगर आपको चलना है तो ऐसा नहीं, पैर भी काम में आएगा, हाथ भी चलना शुरू कर देता है और उसके साथ साथ पूरे बॉडी का हर एक अंग चलना शुरू कर देता है। अगर आप भाग रहे हैं, मतलब दौड़ रहे हैं, तो उसमें भी आपके शरीर का पूरा अंग का काम कर रहा है। कूद रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, नृत्य यानी नाच रहे हैं, कोई खेल खेल रहे हैं, तो इन सब में आपके पूरे बॉडी के अनेक सभी पार्ट्स का काम पड़ता है। तो ये होता है स्थूल विकास। तो मनोज्ञात्मक विकास 2 प्रकार के, सूक्ष्म विकास और स्थूल विकास। अब है हमारा टॉपिक, और ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उनका वर्णन करना है। देखिए वीडियो मैंने पहले ही बोला है कि लंबा होगा, अगर आप इससे क्या बोर होइएगा तब तो कुछ नहीं सीख पाइएगा, और नहीं तो अपने आप को स्थायी करके अच्छे से तैयारी कीजिए और नोट्स तो आप बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे ना बाबू तो दिन भर आपको इसी में मेहनत करना पड़ेगा और आप जाके एक अच्छा सा मार्क्स लाएंगे। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति पेडागोजी का तैयारी कर लिया, आपको भी पता है और सबको पता है, वो किसी भी विषय को आराम से बना सकता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में पेडागोजी होता है। कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें पेडागोजी नहीं, ये तो स्पेशल पेडागोजी 30 नंबर का है, हर सब्जेक्ट में ही 15-15 नंबर का पेडागोजी है, तो इसको तो अच्छे से आपको समझना ही पड़ेगा। तो पहला है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, वंश। दिनक मेयर के अनुसार, एक व्यक्ति हैं दिनक मेयर, मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार क्या परिभाषा ये देते हैं वंशानुक्रम का, वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक के मन में जन्म के समय से ही पाई जाती है। मतलब कि कुछ ऐसे गुण होते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय से उसके मन में वो गुण रहता है। जैसे कि प्राणी का रंग, अगर माता पिता गोरे रंग के हैं तो बच्चा भी गोरा ही होता है, अगर माता पिता काले रंग के हैं तो बच्चा भी काला ही होता है, क्योंकि ये जन्म से ही पाया जाता है। ये मैं नहीं, ये दिनक मेयर साहब कह रहे हैं
कि जो बालक के मन में जन्म के समय से ही पाई जाती है। मन और शरीर भी यहाँ पे कह सकते हैं, मन और शरीर में। रूप, रूप भी वो अपने माँ बाप के अनुसार ही लाएगा, लंबाई भी अपने माँ बाप के अनुसार होगी। अन्य शारीरिक विशेषताएं, चाहे जैसे बुद्धि है, तर्क है, स्मृति है मतलब याद करने की क्षमता, तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। मतलब ये सारा का सारा चीज व्यक्ति अपने पिछली पीढ़ी से ही सीखता है या उसके शरीर में आता है। एक ही माता पिता के संतानों में दिखाई देने वाली असमानता भिन्नता का नियम कहलाती है। देखिए, एक ही माता पिता के अगर 2-4 बच्चे हैं तो सब में अलग अलग रूप, अलग अलग हाइट, अलग अलग चेहरा, हर चीज़ अलग अलग हो जाता है, तो इसको कहते हैं भिन्नता का नियम। ये कोई जरूरी नहीं कि सब एक ही जैसा होंगे, ये तो कभी नहीं हो सकता है। तो ये भिन्नता का नियम कहलाता है कि सभी अलग अलग होते हैं। फिर है, प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें दुर्बल बुद्धि के भी हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी के माता पिता बहुत तेज हैं पढ़ाई लिखाई में या हर चीज़ में तेज हैं तो उनके बच्चे भी तेज होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है कि कोई माता पिता हैं और उनके बच्चे तेज नहीं होते उनके जैसे, तो इसे कहते हैं प्रतिगमन का नियम। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिगमन का नियम क्या है, तो कहेंगे कि एक मतलब माता पिता का गुण जब उनके बच्चों में नहीं जाता है, वो अपने माता पिता के जैसे नहीं हो पाते हैं, तो वो प्रतिगमन का नियम कहलाता है। लेकिन ज़्यादातर केस में ये देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता के अनुसार ही होते हैं। इसलिए आप लोग भी अच्छे से अपने आप को बनाइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी आप ही की तरह अच्छी बने। दूसरा टॉपिक है वातावरण, यानी कि इन्वायरमेंट। बच्चे अपने वातावरण से पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। ये सच बात है कि बच्चे जिस समाज में रहते हैं उसके अनुसार हो जाते हैं। जिस वातावरण में बच्चों का प्रवेश होता है उसी के अनुसार वे ढल जाते हैं। आप जिस वातावरण में रहेंगे वहाँ का चाल, वहाँ का खान पान, रहन सहन, आप उसी में एकदम ढल जाएंगे। और बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। लेकिन सबसे अधिक अगर कुछ प्रभावित करता है बच्चों को हर तरह से, तो उसका परिवार। आपके परिवार में अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, तो आप जैसे होंगे वो उसी तरह बनेगा। अगर आप बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं, दूसरों से गाली गलौज करते हैं, तो बच्चा भी धीरे धीरे वहीं सीखता है। आप दारू शराब पीते हैं तो बच्चा भी वहीं सीखता है। लेकिन अगर अच्छा काम करते हैं, आप में अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ भरी हैं, तो बच्चा भी वहीं सीख के आगे बढ़ता है। तीसरा है आहार, यानी कि भोजन। बच्चों पर आहार का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बच्चे जब गर्भ में हों तभी से उन्हें अच्छे से अच्छे आहार मिलने चाहिए ताकि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ पैदा हो। देखिए, अगर कोई माँ मतलब बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती है तो उसको अच्छे से भोजन मिलना चाहिए ताकि उसका बच्चा भी हष्ट-पुष्ट जन्म ले सके। अगर बच्चे उसकी माँ को ही अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो फिर उसके शरीर में वो सारी चीज़ पैदा नहीं हो पाएंगी जो एक बच्चे को स्वस्थ पैदा होने में मदद करे। इसलिए माँ का खास ख्याल रखा जाता है ताकि बच्चा अच्छे से पैदा हो सके। रोग या बीमारी, शारीरिक बीमारियां भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। बाल्यावस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको आप लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो वो धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ज़्यादा विकास नहीं कर पाते हैं। फिर है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। पहला, पैरा थायराइड ग्रंथि जो स्राव से निकलता है उस पर हड्डियों तथा दांतों का विकास निर्भर करता है। यानी जिन बच्चों में पैराथायराइड ग्रंथि का स्राव ज़्यादा होता है उनकी हड्डी और दांत का विकास अच्छे से होता है। पैराथायराइड ग्रंथि से बालक के संवेगात्मक व्यवहार और अशांति पर नियंत्रण होता है। अगर कोई बच्चा गुस्सैल है, कोई बच्चा झगड़ा करता है, अगर उसके अंदर पैराथायराइड ग्रंथि अधिक है तो वो अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर लेता है। तीसरा है कि बालक की लंबाई का संबंध थायराइड ग्रंथि के स्राव से होता है। चौथा है पुरुषों के लक्षण जैसे दाढ़ी, मूछ और पुरुष जैसी आवाज़ें तथा स्त्रीत्व के लक्षणों का विकास जनन ग्रंथियों पर निर्भर करता है। छठा है बुद्धि। बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों के विकास की अपेक्षा जल्दी होता है। यानी जो बच्चे दिमाग के तेज होते हैं उनको किसी चीज़ को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन जो मंद बुद्धि वाले होते हैं वो जल्दी से किसी चीज़ को समझते नहीं होते हैं। आप लोग देखे होंगे पढ़ाते वक्त कि बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में कि कोई सवाल दिया जाए तो बहुत सारे बच्चे जो जल्दी बना देते हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि जो नहीं बना रहा है या तो वो मन नहीं लगा रहा है या मंद बुद्धि का है, और जो बना दिया तो वो तीव्र बुद्धि वाला है। जबकि मंद बुद्धि वाले बालकों का विकास तीव्र बुद्धि वाले बालकों के विकास की अपेक्षा बहुत ही धीरे होता है।
और इसका लास्ट है यौन यानी कि जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। यानी कि जब जन्म होता है ना, तो देखना जब लड़के जो होते हैं वो लड़कियों की अपेक्षा बड़े होते हैं। लड़कियों में बहुत जल्द परिपक्वता होने के कारण वह लड़कों की अपेक्षा तेजी से विकसित हो जाती है, लेकिन लड़कियां जो होती है वो लड़कों से जल्दी विकसित हो जाती हैं, जल्द बड़ी हो जाती हैं। तीसरा है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। मतलब लड़कों का दिमाग जो होता है उतना तेजी से विकास नहीं करता है, लेकिन लड़कियों का जो मानसिक विकास है वो बहुत तेजी से विकास करता है। तो इस तरह आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है, फर्स्ट टॉपिक। अब इससे रिलेटेड आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, किसी भी वीडियो को देखें, आप आराम से बना लेंगे। कोई भी पेपर बनाइए। अब धीरे धीरे, अब देखिए एक ही बार में सब चीज़ तो कंट्रोल नहीं ना हो सकता है। मतलब ये है कि अब आपको 30 क्वेश्चन दिया जाए ना, तो आप आराम से 20-22 क्वेश्चन इस चैप्टर को अच्छे से समझ लें तो आराम से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट बार में इसका वर्ड थोड़ा सा कठिन होता है, तो उतना नहीं समझ पाएंगे। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइएगा। 2 से 3 टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, तीसरे टॉपिक तक जाते जाते आप किसी भी क्वेश्चन को समझना शुरू कर देंगे आसानी से कि वो क्या पूछ रहा है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेडागोजी का कि लोग क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं। तो बस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इसी तरह जुड़े रहें और फिर मिलते हैं इसके सेकंड टॉपिक में। तब तक के लिए इतना ही।